सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस. अलॉय ऑफ सोडियम एंड मर्क्यूरी. तो ध्यान रखिए, जब अलॉय में एक मेटल मर्क्यूरी होती है तो उन्हें हम कहते हैं अमलगम्स. जैसे कि सोडियम के साथ मर्क्यूरी है तो सोडियम अमलगम कहा जाएगा, जिंक के साथ मर्क्यूरी है तो जिंक अमलगम कहा जाएगा. सो द अलॉय इज सोडियम amalgam. So this is the answer of this first question. Second is molecular formula of the common ore of aluminium. तो aluminium का जो common ore क्या होता है? बॉक्साइट. ठीक है. और जो बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है इट इज Al2O3.2H2. So this is the answer of second question. Third is the oxide that forms salt and water by reacting with both acids and bases. तो ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं. और इसके एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड. तो पिछले वीडियो में भी हमने आपको इनकी रिएक्शंस लिख के बताई थी, अभी भी बता देते हैं. जब जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करता है किससे? एसिड के साथ. तो मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम यहाँ लेते हैं तो बनता है ZnCl2 प्लस H2O. वहीं अगर जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा NaOH के साथ तो ये बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2O. यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको 2NaOH. ठीक है. तो ये जिंक ऑक्साइड के साथ हो गया. इसी तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ भी आप रिएक्शन लिख सकते हैं. पिछले वीडियो में ये सब हमने बताया है. नेक्स्ट इज द डिवाइस यूज फॉर ग्राइंडिंग एन ओर. तो इसको बोलते हैं हम बॉल मिल. तो बॉल मिल यूज किया जाता है ओर के फाइन पाउडर बनाने के लिए. नेक्स्ट इज द नॉन मेटल हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. तो आप जानते हैं इसका आंसर है ग्रेफाइट. ग्रेफाइट एक कार्बन का एलोट्रोप होता है. एलोट्रोप्स आर द डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ एनी एलिमेंट. Next question is the reagent that dissolves noble metal. Yes, this is aquaresia. एक्वारेजिया में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 ये लिए जाते हैं और इनका जो रेशो होता है वो होता है 3:1. मतलब 3 पार्ट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और 1 पार्ट होता है नाइट्रिक एसिड. और ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना फ्यूमिंग होता है कि ये जो नोबल मेटल्स होते हैं हमारे, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, जो कि नॉर्मली एयर वाटर इनसे रिएक्ट नहीं करते हैं, इनको भी ये डिजोल्व कर देता है. तो जूलर्स वगैरह ये इसको यूज़ करते हैं काफ़ी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये हमें मैच करने हैं. तो देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड ये आयोनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें पोटेशियम मेटल है, ब्रोमाइड नॉन मेटल है. और आयोनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं. सेकेंड इज गोल्ड. तो गोल्ड आप जानते हैं इट इज़ हाईली डक्टाइल इन नेचर. 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है. सल्फर इज कंबस्टिबल. कंबस्टिबल मतलब जब आप इसको एयर में हीट करेंगे तो एयर की ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगी. और नियॉन क्या क्या होती है? इनर्ट गैस होती है. सो इट शोज नो केमिकल रिएक्शन. सो द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ मेटल एंड देयर ओर्स. तो ये अच्छा क्वेश्चन है. तो बॉक्साइड ओर तो आप जानते हैं एल्यूमिनियम का होता है, कैसीटराइट होता है टिन का, और सिनेबार होता है मर्क्यूरी का. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टर्म्स. तो हम टेक्स्ट बुक में ही इनके आंसर्स को अंडरलाइन कर लेते हैं. So definition of metallurgy is given here. The science and technology regarding the extraction of metals from ores and their purification for the use is called metallurgy. और simplified आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं. The extraction and purification of metals from their ores economically by using the technology और science is metallurgy. आपको जैसा convenient लगता है वैसे आप metallurgy की definition लिखिए. उसके बाद है minerals. The compounds of metals that occur in nature along with the impurities are called minerals. So the minerals from which the metals can be separated economically are called ores. ठीक है. अब ये तो आपकी हो गई ओर की डेफिनेशन. अब नेक्स्ट इज गैंग्यू क्या होता है? सो ओर्स कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ impurities such as soil, sand and rocky substances along with the metal compound. So these impurities are called
गैंग्यू। तो ये गैंग्यू में क्या होता है, मिनरल के साथ जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो होती हैं सोइल, सैंड, रॉकी सब्सटेंसेस, तो इन्हें हम गैंग्यू कहते हैं। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। सो द क्वेश्चन इज राइट साइंटिफिक रीज़न। तो लेमन और टेमेरिंड इज यूज फॉर क्लीनिंग कॉपर वेसल टर्न ग्रीनिश। तो पहले समझ लेते हैं कि कॉपर वेसल पर जो ग्रीन कोटिंग होती है वो किसकी होती है। तो देखिए कॉपर जब एयर के एक्सपोजर में होता है तो उस पर कॉपर ऑक्साइड का लेयर बनता है और ये कॉपर ऑक्साइड एयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके जो ग्रीनिश कोटिंग बनाती है ये होती है कॉपर कार्बोनेट की। ठीक है, और इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। ठीक है, तो जो ग्रीनिश कोटिंग है उसका नेचर हो गया बेसिक। और ये जो लेमन और टेमेरिंड होती है इसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड। तो ये जो सिट्रिक एसिड है इसका नेचर हो गया एसिडिक, कॉपर कार्बोनेट का नेचर हो गया बेसिक। तो जब आप लेमन या टेमेरिंड से कॉपर के बर्तन को घिसेंगे तो क्या होगा, वो जो लेयर होगी कॉपर कार्बोनेट की जो लेयर होगी ये कैसी हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी एंड लेटर इट विल बी डिजॉल्व्ड। ठीक है, तो डिजॉल्व होगी तो हमारा जो कॉपर का जो पॉट होता है वो एकदम क्लीन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है कि जो लेमन और टेमेरिंड में सिट्रिक एसिड होता है जिसका नेचर एसिडिक होता है वो बेसिक नेचर के कॉपर कार्बोनेट की लेयर को न्यूट्रलाइज करता है और उसको डिजॉल्व कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज जनरली द आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो देखिए आयोनिक कंपाउंड्स ज़्यादातर क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें कैटायंस और एनायंस होते हैं। कैटायंस बनाते हैं मेटल्स और एनायन बनाते हैं नॉन मेटल, और उनकी क्रिस्टल में एक फिक्स्ड पोजीशन होती है। इस वजह से कैटायंस और एनायंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, और उनको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या, आपको क्रिस्टल अगर मेल्ट करना है तो आपको वो फोर्सेस ब्रेक करने होंगे। सो टू ब्रेक strong intermolecular forces of attraction, larger energy is required to overcome it. That's why melting and boiling point of these ionic compounds are high. चलिए टेक्स्ट बुक में भी अंडरलाइन कर लेते हैं। So it's written here, the intermolecular forces of attraction is high in ionic compounds and large energy is required to overcome it. So the melting and boiling point of ionic compounds are high. So this is the answer of question number 5B. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम इज ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन। तो इसका जवाब भी हम टेक्स्ट बुक से ही बताते हैं आपको। So we can see the answer here. Sodium metal combines with oxygen in the air even at room temperature. तो ये जो room temperature लिखा हुआ है ना ये important है, and form sodium oxide. तो ये जो सोडियम ऑक्साइड बन जाता है यहाँ पे, सोडियम एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। सो ऑन एक्सपोजर टू एयर सोडियम रेडिली कैचेस फायर। ठीक है, तो ये सोडियम जो होता है इट इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं और एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग फ्रोथ फ्लोटेशन method. Froth flotation method is the method used to concentrate sulfide ores mainly. तो यहाँ पे क्या होता है, सल्फाइड ओर्स होता है, इट इज नॉन वेटेड बाय द वाटर, मतलब कि वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है, तो इसलिए उसको बोला जाता है हाइड्रोफोबिक नेचर। सो हेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मेटल सल्फाइड्स ड्यू टू देयर हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी गेट वेटेड मैनली विद ऑयल। ठीक है, तो इसलिए हम ऑयल को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक टैंक लिया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टैंक लिया जाता है, और इस टैंक के अंदर यहाँ से एयर की सप्लाई होती है, ये एजिटेटर होता है, यहाँ पे वाटर एंड पाइन ऑयल लिया जाता है। तो ये जो पाइन ऑयल होता है इसमें ओर मिक्स होती है, और वाटर के अंदर गैंग्यू, गैंग्यू इज वेटेड बाय वाटर एंड ओर इज वेटेड बाय पाइन ऑयल। फिर यहाँ पे ये जो फ्रोथ बनते हैं
इस फ्रोथ में मेनली क्या होता है, कॉन्सनट्रेटेड सल्फाइड ओर। तो पाइन ऑयल का यहाँ पे यूज क्या है, पाइन ऑयल इज यूज्ड टू पाइन ऑयल इज यूज्ड टू गेट वेटेड ओर, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो यूज टू जनरेट फ्रोथ। फ्रोथ क्या होते हैं, झाग होते हैं, और इस फ्रोथ के अंदर ही हमारी ओर आ जाती है। तो यही ये पाइन ऑयल का यहाँ पे यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनोड नीड टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना। तो देखिए एल्यूमिना का यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, और यहाँ पे ये जो टैंक है, इस टैंक में ये जो लाइनिंग आपको ब्लैक कलर की दिख रही है, दिस लाइनिंग एक्ट एज कैथोड, ठीक है, और ये कार्बन यानी कि ग्रेफाइट की लाइनिंग होती है। और यहाँ पे जो एनोड लिए जाते हैं, ये एनोड ग्रेफाइट के रोड्स होते हैं, मतलब कि आपका कैथोड भी कार्बन है और एनोड भी कार्बन है, ठीक है। अब इनकी ये जो रिएक्शंस हैं, जरा हम इन्हें ध्यान से देखते हैं। ये देखिए, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में, और कैथोड पे हमेशा होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन में आप जानते हैं यहाँ पे एल्यूमिना ओर है, तो एल्यूमिना ओर में आपका एल्यूमिनियम किस स्टेज में है, +3 स्टेज में है। अब एल्यूमिनियम को +3 स्टेज से आपको एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करना है एटॉमिक फॉर्म में, तो यहाँ पे होगा रिडक्शन। तो रिडक्शन की वजह से जो कैथोड पे मोल्टन एल्यूमिना, ये आप देख सकते हैं, इकट्ठा हो जाएगा, जिसको नीचे निकाल लिया जाता है, आउटलेट फॉर मोल्टन एल्यूमिना। लेकिन एनोड पे क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये ऑक्सीजन गैस, ये जो रोड्स हैं, ये किसकी है, कार्बन की, यानी कि ग्रेफाइट रोड है। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट कार्बन ही होता है। तो ये जो ऑक्सीजन गैस है, ये यहाँ पे इन ग्रेफाइट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। सो दिस ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस इज कंज्यूमिंग दीज रोड्स, दैट्स वाई वी हैव टू रिमूव देम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, द लिबरेटेड ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द एनोड्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, so the anodes have to be changed from time to time as they get oxidized during the electrolysis of alumina. ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ना वो, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ उनका रिएक्शन हो रहा है, सो दे गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ कॉपर कोइन इज डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अ ग्लिटर अपीयर्स ऑन द कोइन आफ्टर सम टाइम। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन है। मेटल डिस्प्लेसमेंट का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर किसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से आपको मेटल को डिस्प्लेस करना है, तो आप उसमें एक ऐसा मेटल ऐड कीजिए जो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो कॉपर है ये सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, आप रिएक्टिविटी सीरीज़ में देख सकते हैं। तो जब इसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ होगी तो क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में क्या है, यहाँ पे Ag+ आयंस है, तो कॉपर इनको डिस्प्लेस कर देगा। तो रिएक्शन विल बी 2Ag + CuNO3 का होल ट्वाइस। सो कॉपर नाइट्रेट विल बी फॉर्म एंड सिल्वर आयन विल बी डिस्प्लेस्ड इन द मेटल फॉर्म, इसलिए हमें कॉपर कोइन पे शाइन दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल A इज 281। तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब ये वाला जो बंदा क्या है, सोडियम है। नेक्स्ट इज मेटल B इज 282, मतलब ये वाला बंदा कौन है, मैग्नीशियम। दिस इज सिंपल। विच ऑफ द टू मेटल इज मोर रिएक्टिव, ओबियसली सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। एयर के साथ अगर आप इसको एयर में रख देते हैं सोडियम को, सो इट कैचेस फायर, जबकि मैग्नीशियम ऐसा नहीं करता है, मैग्नीशियम अपने ऊपर ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। ओके, तो इन्होंने कहा है राइट देयर रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इट्स वेरी सिंपल, आप जानते हैं कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। सो इट विल फॉर्म ट्वाइस NaCl + H2, ये रिएक्शन हो गई आपकी सोडियम की। और मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करेगा तो Mg + HCl, तो यहाँ पे MgCl2 बनेगा।
प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये रिएक्शन है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। ये रिएक्शन इस चीज़ को प्रूव करती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी की एक्सरसाइजेज वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री। आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।